चाइना आज के दिन एक सुपर पावर है, लेकिन आज से 40 साल पहले चाइना का हालत बद से बदतर था। गरीबी और भूखमरी ने लोगों का हालत बुरा कर दिया था। 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना 2.5 था, लेकिन आज के दिन चाइना ग्लोबल जीडीपी में 18% है और चाइनीज़ आर्मी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन चाइना आखिर इतना बड़ा सुपर पावर कैसे बना और कैसे चाइना 40 सालों में सुपर पावर बन गया, इसी रहस्य का आज हम इस वीडियो में खुलासा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को बिना समय गवाए। चाइना की अगर इतिहास की बात की जाए तो चाइना का नेशनल पार्टी था KMT और ओपोजिशन पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, और इन दोनों पार्टियों के बीच एक सिविल वॉर शुरू होता है 1927 में और ये ख़त्म होता है 1949 में। और इस वॉर में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, लेकिन आखिर में कम्युनिस्ट पार्टी की इस वॉर में जीत होती है। और जो चाइना का नेशनल पार्टी था KMT, इस पार्टी के लोग हारने के बाद एक बड़े से आइलैंड पे जाकर छुप जाते हैं, जिसे हम आज के दिन ताइवान के नाम से जानते हैं। और चाइना पे राज होता है माओ जेडोंग का। माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। माओ जेडोंग अपने समय का एक तानाशाह और खुदगर्ज लीडर था चाइना का, लेकिन माओ अपने समय पर चाइना को उतना कुछ खास डेवलप नहीं कर पाया। फिर समय आता है 1976 का, यानी ये वही समय था जिस समय माओ की मौत होती है। माओ के मौत के बाद चाइना का नया कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बनता है डेंग सिपिंग, और इन्हें चाइना में फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। इनके आने से ही चाइना में अच्छा दिन शुरू होता है। डेंग ने अपने समय पर ऐसे ऐसे काम किए थे, उन्हीं काम की बदौलत चाइना आज एक सुपर पावर है। उन्हीं कामों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर सिस्टम। डेंग सत्ता में आते ही एग्रीकल्चर सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, यानी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि पुराने सरकार माओ के समय पर चाइना में जितने भी खेतीबाड़ी वाला ज़मीन था, वो सारे ज़मीन माओ ने अपने अंडर में ले लिया था। उन सारे ज़मीनों पर किसान तो फसल उगाते, लेकिन उन फसलों को माओ खरीद लेता था कम कीमत पर। लेकिन डेंग सत्ता में आते ही उस नियम को बदल दिया। डेंग ने उन ज़मीनों को तो अपने पास ही रखा, लेकिन उन्होंने एक नया नियम बनाया, ये कि उन ज़मीनों को किसानों को दे दिया जाए लीज पर, वो भी कम कीमत में। और किसान जो भी फसल उन ज़मीन में उगाएगा, उन फसल का कुछ हिस्सा उन्हें गवर्नमेंट के पास बेचना पड़ेगा, जैसे कि 10 या 20%, और बाकी के 80 या 90% उन फसलों को किसान कुछ भी कर सकता है, अच्छे दाम पर बेच भी सकता है या फिर घर में भी रख सकता है। ये तो था पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी फैक्ट्री। डेंग ने बड़े बड़े कारखानों के लिए फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया। पहले माओ के समय पर चाइना में जितने भी बड़े बड़े कारखाने थे, वो सारे माओ के अंडर में थे, और उन कारखानों में क्या बनता था और कितनी क्वांटिटी में बनाना पड़ता था, वो माओ तय करता था। लेकिन डेंग ने अपने समय पर उन फैक्ट्रियों को मैनेजर और वर्कर के हाथों में दे दिया, यानी मैनेजर और वर्कर्स ये तय करेंगे कि फैक्ट्री में कितना सामान बनना चाहिए और हम कितना बना सकते हैं और किस सामान में ज़्यादा फायदा है। और बात रही मैनेजर और वर्कर की सैलरीज की, तो वो आपस में ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर फैक्ट्री में ज़्यादा मुनाफा होता है तो उन्हें ज़्यादा करके सैलरी मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को आपको टाइम टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता था। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम यानी एडुकेशन। एडुकेशन एक मेन चीज़ है किसी भी देश को डेवलप करने के लिए। डेंग ने अपने समय पर एडुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने एडुकेशन को लेकर एक नियम बनाया था। वो नियम ये था कि 1 से 9 क्लास तक एडुकेशन फ्री चाइना में। उन्होंने हर फील्ड में एडुकेशन को सपोर्ट किया। चाइना 1982 में जीडीपी का 2% खर्चा करता था एडुकेशन पर, और 2012 आते आते चाइना अब 4% जीडीपी का एडुकेशन पर खर्चा करता है। अगर इसे इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो 2023 के आंकड़े के हिसाब से इंडिया 2.9% एडुकेशन पर खर्चा करता है अपने जीडीपी का। और बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ पर चाइना अपने जीडीपी का खर्चा करता है 5.59% 2020 के आंकड़े के हिसाब से, और इंडिया हेल्थ पर खर्चा करता है 2.96% जीडीपी का 2020 के आंकड़े के हिसाब से। अब बात करते हैं चौथा कारण यानी पॉपुलेशन पावर। चाइना का पॉपुलेशन हमेशा से ज़्यादा था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया चाइना ने, जैसे कि कम सैलरी में वर्कर, और चाइना के जो वर्कर्स होते हैं वो अच्छे एडुकेशन की वजह से हर फील्ड में बेहतर है, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरीज, टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, साइंस और भी बहुत सारे। इन फील्ड में चाइना के लोग बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही आगे है, और इसी चीज़ को देखते हुए बाहरी कंपनियां चाइना में अपना फैक्ट्रीज स्टार्ट किया।
जैसे कि नाइकी, एप्पल, टेस्ला और भी बहुत सारे। लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो है डेमोक्रेसी। चाइना में ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है और चाइना के सिंहासन पर आज तक जो भी बैठा है और जो भी अभी तक है प्रेजेंट में बैठ के, यानी शी जिनपिंग, वो सभी तानाशाही वाले हरकतें हमेशा से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहा है शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग का विरोध तो चाइना के लोग खुलेआम भी नहीं कर सकते, लेकिन तब भी चाइना के लोग शी जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.